A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शिवम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया इजराइल रिलेशनशिप के बारे में। ये टॉपिक आपकी तीनों ही एसएसबी में काम आएगा, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और ये टॉपिक आपकी जीडी, पर्सनल इंटरव्यू, लेक्चर तीनों में से किसी में पूछा जा सकता है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो आप नोटिस करेंगे कि पिछले कुछ सालों से इजराइल हमारी मीडिया में बहुत छाया हुआ है। इनफैक्ट जो इजराइल में इलेक्शन हो रहे हैं वो भी आजकल हमें बताए जाते हैं हमारी मीडिया में। बट अब इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं एकदम से, क्यों इतना? पहले क्यों नहीं आज से पहले कभी बात की हमने? इसके लिए सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा रोशनी, दिलीप, साईराज, आदर्श, शिवम, हिमांशु, साहिल, प्रतिभा, इन सब लोगों ने कहा कि यार हमको इंडिया और इजराइल रिलेशनशिप पे एक वीडियो चाहिए। तो ये वीडियो उनके कमेंट्स पे, अगर आपको चाहिए हो तो कोई पर्टिकुलर वीडियो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आते हैं कि ये सवाल पूछा कैसे जाएगा, इंडिया इजराइल रिलेशनशिप। देखिए, 3 फॉर्मेट में पूछा जाएगा, जीडी, लेक्चर, पर्सनल इंटरव्यू। जीडी में इस तरह से पूछा जाएगा, इंडिया एंड इजराइल रिलेशन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। इंडिया और इजराइल के रिलेशन पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपके ओपिनियन में क्या रीजन हो सकता है? टेररिज्म, ट्रेड, डिफेंस इक्विपमेंट और एनीथिंग एल्स? अगला होगा लेक्चरेट। लेक्चरेट में या तो सिंपल आपसे पूछ लिया जाएगा इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप बताइए, या इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, इस तरह से पूछा जा सकता है। लास्ट होगा पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा कॉम्प्लिकेट वे में पूछा जा सकता है। वो पूछ सकते हैं, अर्लियर इंडिया ओनली टेक कंसर्न ऑफ यूएस, रशिया, चाइना एंड एट लास्ट पाकिस्तान इलेक्शन। पहले हिंदुस्तान सिर्फ यूएसए, रशिया, चाइना और पाकिस्तान के इलेक्शन पे ध्यान दिया करता था। सडनली ऐसा क्या हुआ कि मीडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया इजराइल के इलेक्शन पे? तो आपको इसका जवाब देना होगा, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब थोड़ा लंबा होगा। आपको लूप होल्स और प्रो सब बताने पड़ेंगे इसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने इजराइल के ऊपर सारे फैक्ट्स को कवर नहीं किया है। मैंने सिर्फ वो फैक्ट्स कवर किए जो आपके एसएसबी में काम आएंगे खाली। अब जरा शुरुआत करते हैं। अब इजराइल को 2 नाम से जाना जाता है। एक इजराइल जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, दूसरा है पैलेस्टाइन। पहले भी इसके कई नाम थे, कैनन, अल्शम, लेवांट या प्रॉमिस लैंड। ये सब काम नहीं आते, काम से भी ये 2 आएंगे आपको। पैलेस्टीन, अगर आप कभी सऊदी अरेबिया जाएंगे तो अगर इजराइल के बारे में कोई न्यूज आई है तो वहां पर लिखा आएगा पैलेस्टीन में ये हुआ, पैलेस्टीन में वो हुआ। जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में या इंडिया की तरफ या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आपको इजराइल सुनने में आएगा। अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं। मैं पहले आपको एक स्पीच सुनाना चाहूंगा जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के इजराइल पहुंचने पे नेतन्याहू ने कही थी। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact. अब ऐसी क्या वजह हो गई कि इजराइल हमारा इंतजार पिछले 70 साल से कर रहा था? ये बात आपने उनके वर्ड से सुनी, नेतन्याहू के मुंह से। अब इसमें जरा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इजराइल वर्ल्ड में है कहां, जिससे हम ये इसकी पूरी कहानी समझ सके। अब देखिए, जो इजराइल है ये हमारी प्यारी भारत माँ है। यहां से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमें छोटा सा दिखेगा इजराइल। इजराइल के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट अरब देश हैं, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट और यहाँ पे सऊदी अरेबिया। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं जो कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं। अब जरा वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने नेतन्याहू की स्पीच में सुना कि 70 साल तक हम आपका इंतजार करते रहे। तो 70 साल में ऐसा क्या हुआ कि हम इजराइल से कोई भी हम कनेक्शन या डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने को तैयार नहीं हुए? उसका रीजन है इजराइल की हिस्ट्री। तो हमें पहले इजराइल की हिस्ट्री समझनी होगी। देखिए, ये है ऑटोमन एम्पायर। आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो ग्रीन ग्रीन है, पूरा चाहे लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन हो, पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर है। इस एम्पायर में क्रिश्चियन
मुस्लिम मतलब इस्लाम और जूइश तीनों बहुत पीसफुली रहते थे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो आपने पहले हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा कि मुस्लिम और हिंदू बड़े ही पीसफुली मैनर में रहा करते थे। इनफैक्ट जो हिंदू लड़कियां थी वो मुस्लिम लड़कों को राखी तक बांधा करती थी, इतना पीसफुल रिलेशनशिप था। अब अगर आपको इस पूरे ऑटोमन एम्पायर में आपको इजराइल ढूंढना हो तो आप जरा जेरूसलम को देखो, यहां पर है ये। अब सीन क्या होता है पूरी कहानी में कि वर्ल्ड वॉर वन होती है और ऑटोमन एम्पायर इस वर्ल्ड वॉर वन में टूट जाता है। अब इस वर्ल्ड वॉर वन का फायदा उठाता है ब्रिटिश। ब्रिटिश क्या करता है, इस ऑटोमन एम्पायर के टूटने पे इस इजराइल वाले हिस्से पे कब्जा करने की कोशिश करता है। तो जो कब्जा करता है, एक तो ये जो इजराइल आपको दिख रहा है, ये जो ऑरेंज वाले पोर्शन में ये, और प्लस इस वाले एरिया को पूरा कब्जा कर लेता है। और ये जो पूरा कब्जा रहता है ये करीबन 30 साल तक रहता है। इस 30 साल में वर्ल्ड वॉर टू भी आ जाती है। तो इस पूरे एरिया को रूल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी अपनाई वो थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में क्या था, इन्होंने क्या करा, जो जूइश लोग थे और जो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे उनको लड़वा दिया। आपने पहले इंडिया की अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको याद होगा, वहां पर पहले मुस्लिम और जो हिंदू थे बहुत ही पीसफुली रहा करते थे। इनफैक्ट जो बंगाल एरिया था वहां पर हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों को राखी तक बांधा करती थी, इतना पीसफुल हुआ करता था। अब जब यहाँ पर लड़वा दिया तो उन्होंने क्या करा कि भाई जूइश जो लोग हैं वो उस एरिया में रहें और जो अरब या मतलब इस्लाम को फॉलो करते हैं वो उस एरिया में रहें। ठीक है, बात इतनी हो गई। यहां से आगे बढ़ी कहानी में अब आगे क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर टू आती है। अब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में जहां जब ब्रिटिश की कॉलोनी थी वो सबको प्रॉमिस कर देते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी हम आपको आजादी दे देंगे। यही कहानी इंडिया को बोली गई थी, यही कहानी इसराइल को बोली गई थी। तो ऐसा हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, इंडिया का पार्टीशन हो गया था पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान में। और इसराइल का जो पार्टीशन हुआ था वो रिलीजन के बेस पे हुआ था। जैसे हमारे यहाँ तो सिर्फ रिलीजन जो इस्लाम था, मतलब जो मुस्लिम था, उसके दम पे खाली एक पाकिस्तान बना था। बट यहाँ पर दोनों रिलीजन को अलग अलग कंट्री दे दी। जो जूइश लोग हैं उन्हें कहा कि तुम्हारा इजराइल देश है, और जो अरब लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको दे दिया पैलेस्टाइन। तो ग्रीन में हो गया सारा पैलेस्टाइन और जो व्हाइट है वो सारा सारा हो गया इजराइल। और जो आपने ये वाला पोर्शन देखा था यहाँ पर जो ट्रांस जॉर्डन लिखा है उसको दे दिया जॉर्डन। यहां पर भी अरब लोग रहते थे पर क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो मिक्स थी तो इसलिए यहाँ पर एरिया पे डिवीजन इस तरह से कर दिया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में क्या होता है, जैसे इजराइल बनता है उसको कई वॉर लड़नी पड़ती है, जैसे इंडिया को लड़नी पड़ी। आपको याद होगा जैसे इंडिया की आजादी होती है 1948 में हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है, फिर 62 में, 71 में, 1999 में। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, इजराइल के साथ होता है। 48 में वो लड़ाई लड़ते हैं, 67 में लड़ते हैं, 73 में लड़ते हैं। अब ये लड़ाई लड़नी क्यों पड़ी, इसके जो आसपास के देश थे, सीरिया, इराक, अरेबिया, इजिप्ट, ये सब कहने लगे कि इजराइल का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, इजराइल नाम का कोई देश बन ही नहीं सकता। अब इस बात से बड़ी प्रॉब्लम थी जूइश लोगों को। पहले क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में जो हिटलर था उसने बहुत सारे जूइश लोगों को मार डाला था और पूरे यूरोप में ही लोगों की मौत हो रही थी और टोटल मौत अराउंड 4.2 मिलियन मानी जाती है जो जूइश लोगों की मौत हुई। तो इजराइल वाले कहते हैं, जूइश लोग कहते हैं तो हम लोग जाएं कहां, तो वो अरब वाले लोग कहते हैं कि कहीं भी जाओ, हमें उससे मतलब नहीं, इजराइल में नहीं रहना। यूरोप ने भगा दिया था, अब अपने ही देश से उनको निकाला जा रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इस जमीन को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। अब इस लड़ाई में 3 लड़ाइयां हो जाती है, मैं आपके लिए स्क्रीन क्लियर करता हूं। 3 लड़ाइयां हो जाती हैं अरब इजराइल वॉर, जिसमें 5 जो मैंने आपको कंट्रीज बताए यहां पर आपको, सीरिया, इराक, अरेबिया एंड इजिप्ट, ये सबके सब लड़ जाते हैं इजराइल से अकेले, मतलब इजराइल इन सबसे लड़ता है। तो क्या होता है कि इजराइल जीत जाता है। फिर 67 में वॉर होती है, उसे हम कहते हैं 6 डे वॉर, और इसमें भी इजराइल जीत जाता है। फिर होती है योम किपुर वॉर। योम किपुर क्या होता है, एक इजराइलियों का एक त्योहार होता है, मतलब जूइश लोगों का एक त्योहार होता है दिवाली की तरह, या आप कह सकते हैं कि दिवाली इतना बड़ा एक त्योहार होता है, तो वो भी जीत जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सेम टाइमलाइन है दोनों की। इनफैक्ट 99 वाली जो वॉर है उसके पैरेलल में भी एक वॉर होती है, तो वो हम बाद में आगे बात करेंगे, वो अलग कहानी है। अब पहली जब वॉर हुई 47 में, जब इजराइल आजाद होता है,
तो वो कुछ ऐसा बन के खड़ा होता है। जब वो वॉर जीतता चला जाता है तो उसकी जो शक्ल होती है वो ऐसी बन जाती है। यहाँ पर जो पैलेस्टाइन एरिया था वो बहुत कम हो जाता है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पैलेस्टाइन जो इतना बड़ा फैला हुआ था वो इतना सा हो जाता है। तो दो जगह बचा पैलेस्टाइन, ये थोड़ा सा और ये। अब जब इसे कब्जा कर लेता है तो उसका एक नया नाम देता है, इसका नाम होता है वेस्ट बैंक, और इसका नाम दे देता है गाजा स्ट्रिप। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम इंडिया और इजराइल की रिलेशनशिप में और डीप में जाएंगे तो आपको ये बार बार काम आएंगे। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये इसको नाम दे देता है। अब क्या होता है कि जो इजराइल होता है वो इनविंसिबल स्टैंड ऑफ करता है, मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता। और यहां चलते चलते जो इजिप्ट होता है वो इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट कर लेता है और इजराइल को एक देश घोषित कर देता है। यहां तक की कहानी हो जाती है। तो अब अरब वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री ने तो हाँ कर दिए, अब बाकी कंट्रियों से हाँ करानी है। अब यहां से कहानी और आगे बढ़ती है। कहानी में आता है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। इसका एस्टैब्लिशमेंट होने के रीजन क्या था? अब देखिए, आपको मैंने बताया था ये जो एरिया है और जो ये एरिया है इसको पहले कहा जाता पैलेस्टाइन, अब इसका नाम हो गया वेस्ट बैंक और इसका नाम हो गया गाजा स्ट्रिप। तो यहां पर अब भी अरब लोग रह रहे थे जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहां पर लोगों की शिकायत थी, क्या इजराइल ने हमारे वाले एरिया पे कब्जा तो कर लिया है, पर ना तो हमें खाने को खाना है, ना शेल्टर है, सिर पे छत नहीं है, और हमारे पास ह्यूमन राइट है ही नहीं, और मैसेकर हो रहा है, हमारे लोगों की जान खतरे में है। तो इसी चक्कर में एक ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप हो रही है उसका नाम पड़ जाता है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। और इसको इंडिया भी सपोर्ट करता है। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्यों सपोर्ट करता है आगे। अब जब यहां पर ऐसा हो रहा होता है तो ये वॉयलेंस का भी सहारा लेते हैं एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का भी सहारा लेते हैं। वॉयलेंस में ये बहुत सारे प्लेन हाईजैक कर लेते हैं इजराइल के, जिसकी वजह से इजराइल इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लियर कर देती है। जबकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन्हें मिलता है अरब वर्ल्ड से और इंडिया से। तो यहां पर ये एक बहुत ही स्ट्रांग होल्ड रख लेते हैं, ठीक है। पर यहां पर जब पीएलओ कहता है कि मुझे तो अलग देश चाहिए ही चाहिए, अलग देश चाहिए चाहिए, ये जो पूरा एरिया है वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप, इसको अलग देश बना दो, जो लड़ाई हुई हुई उसको छोड़ो, तुम अलग देश बना दो। इजराइल कहता है तू मेरा भाई नहीं है। तो यहां पर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पिघल जाती है और कहती है ठीक है, हम हाथ मिलाते हैं, हम मिलके रहेंगे और हम एक ही देश के वासी बन के रहेंगे, ठीक है। ये बात होती है वॉशिंगटन डीसी में और इसको कहा जाता है ऑस्लो अकॉर्ड। ये होता है 1992 में। बिल क्लिंटन वहां पर द प्रेसिडेंट होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। प्राइम मिनिस्टर का नाम है रैबिन, याद कर लीजिए, मुझसे नाम बोला नहीं जाता, रैबिन। और यहाँ पर है पीएलओ लीडर अरफात, यहाँ पर हो जाती है। पर वहां पर एक कहानी में पंकज त्रिपाठी जी आ जाते हैं। इसमें पंकज त्रिपाठी कहते हैं ऐसे कैसे भाई? तो यहां पर एक नया नाम उभर के आता है, हमास। अब हमास क्या है? हमास ये जो गाजा स्ट्रिप है ना, इसको रूल करता है। पहले इजराइल को लगता था कि पैलेस्टाइन का सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, वो है पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बट जैसे ये डील साइन होती है ऑस्लो अकॉर्ड, नया नाम उभर के आ जाता है हमास। हमास बड़ा ही वॉयलेंट होता है। वो सीधे कहता है इजराइल नाम का देश कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो यहां पर लड़ने पे आ गया और ये इस पूरे एरिया को ब्लॉकेट कर दिया जाता है इजराइल के द्वारा। ना यहाँ पर खाना आता है, ना पानी आता है। इनफैक्ट ये जो वाटर वाला एरिया है ना, इसको भी वहां की जो नेवी होती है, इजराइल की नेवी, ब्लॉक कर देती है। अब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर, और ये लोग यहाँ पर हमला करना शुरू कर देते हैं बुरी तरह। अब यहाँ पर जो हमास से हमला होता है वो वैसे ही होता है जैसे कश्मीर में आज हम हमला देखते हैं, स्टोन पैटलिंग, मिलिटेंट अटैक। और पर इनकी एक खास बात ये होती है, जो मिसाइल्स होती है ना, जो हम जैसे हम देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल या कोई मिसाइल होती है, वो ये इजराइल पे छोड़ देते हैं। अब इजराइल का दिमाग खराब हो जाता है इस बात को लेके कि यार हमारे लोगों को मार दिया। तो इजराइल की एक पॉलिसी होती है, तुम हमारा एक आदमी मारोगे, हम तुम्हारे 10 आदमी मारेंगे। तो इस पे इन्होंने बहुत ही बड़ा मैसेकर कर दिया होता है और बहुत लोग मारे जाते हैं इजराइल के इस एक्शन की वजह से। अब जब ऐसा होता है तो यूनाइटेड नेशन बात पहुंचती है बार बार, क्योंकि ये बात लड़ाई चलती जा रही है 1992 से लेके अब तक ऐसा कर रहा है। मतलब हमास अटैक करता है और जो इजराइल है वो अपनी पॉलिसी, तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे, इस वाली पॉलिसी पे आगे बढ़ता है। तो जब भी यूनाइटेड नेशन में इस बात को उछाला जाता है तो इजराइल कहता है जो हमास है वो ईरान के द्वारा सपोर्टेड है।
अगर ईरान उसे हथियार भेजे ही ना तो हमास ऐसा कुछ कर ही ना सके और हम अपने एक्शंस ऐसे ले ही ना, तो इस बात पे स्टैंड लेता है। खैर, ये तो हो गई इजराइल की कहानी फॉर्मेशन की, ये बात आपको पता रहनी चाहिए, जो फैक्ट मैंने बताए वो आपको याद रहना चाहिए। अब आते हैं इंडिया इजराइल रिलेशनशिप पे और डिटेल में कि अब होता क्या है। अब देखो, इंडिया भी आजाद हुआ 1947 में, उसके कुछ महीनों बाद 1947 में इजराइल आजाद हो गया। बट कहानी में यहां चेंज है। जब यूनाइटेड नेशन में पूछा गया कि पार्टीशन होना चाहिए पैलेस्टाइन का, तो इंडिया ने मना कर दिया। रीजन क्या था? भाई, इंडिया का भी पार्टीशन हुआ था और वो क्या हुआ था, रिलीजन के बेस पे हुआ था, और जो पैलेस्टाइन था उसका भी रिलीजन के बेस पे ही पार्टीशन हो रहा था। तो इंडिया कहीं ना कहीं किसी तरह से चाह रहा था कि जो पार्टीशन रुक जाए, हमारे देश का, इंडिया का पार्टीशन रुक जाए। तो अगर वो किसी और देश का पार्टीशन में सहमति दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो अपने देश के पार्टीशन को कैसे रोकेंगे? और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये क्या थी कि रिलीजन के बेस पे हो रहा था कि वहां पर एक जूइश का देश बन रहा है, एक इस्लाम को फॉलो करने वाला का देश बनना है, और यहाँ पर भी जो पार्टीशन ब्रिटिश के द्वारा कराया गया वो भी इस्लाम के द्वारा हो रखा है कि एक इस्लाम का एक देश होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से इंडिया ने इजराइल का फॉर्मेशन कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं इनिशियल लेवल पे। इसके बाद क्या होता है कि इजराइल देश बन चुका होता है, मैंने जैसे बताया 1947 में इजराइल देश आजाद हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशन में उसके आने की एंट्री पे जो इंडिया है वो अगेंस्ट में वोट करता है कि नहीं, इसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक धर्म के नाम पे बना है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया को लगता था कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था और वो भी धर्म के नाम पे बना है, तो यहाँ पर स्टॉपेज लगा दी जाती है या हर्डल्स बनाए जाते हैं इजराइल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहानी और आगे बढ़ती है। 1950 आ जाता है, 3 साल बाद 1947 से लेके 1950, 3 साल हो गए। यहां पर हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, इजराइल इज फैक्ट नाउ, यू कैन नॉट डिनाई इट। जो इजराइल है वो अब एक अस्तित्व में चीज आ चुकी है और आज की तारीख में हम इसे डिनाई नहीं करते, तो हम उसको एक कंट्री का स्टेटहुड देते हैं। ओके, अब और क्या रीजन थे? चलो, ये तो अब जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया ना कि भाई अब इजराइल एक देश है तो उसमें अपनी एम्बेसी भी लगा लो, सारा से काम शुरू कर दो, अच्छे से बात करो, अपनी डिप्लोमेसी बनाओ उसमें, ठीक है। तो पर ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? सीन क्या होता है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी रिलेशनशिप बनाने शुरू कर दिए होते हैं यूएसए के साथ, और वो ये नहीं चाहते जो अरब नेशन है, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सब से रिलेशन टूट जाए, क्योंकि पाकिस्तान पे और अरब नेशन पे एक कॉमन चीज है, वो है इस्लाम, और इंडिया कहीं ना कहीं उससे पीछे नहीं रहना चाहता। प्लस वहां पर ऑयल का सोर्स जो था वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑयल वहीं से आएगा। और एक और बात थी कि इंडिया के जो लोग थे वो वहीं पर काम कर रहे थे अरब नेशन में, क्योंकि तभी ही ऑयल वहां पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ था, और इंडिया की इकोनॉमी बहुत पुअर थी, तो इंडिया के लोग यहां से अरब जाया करते थे काम करने, ये बात थी। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या करा इंडिया ने कि पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे अरब वर्ल्ड खुश रहे कि भाई हम मानते हैं कि जो पैलेस्टाइन है वो एक देश होना चाहिए, तो वहां पर बहुत सपोर्ट करते हैं। जबकि वहां पर हाईजैक कर रहा होता है पीएलओ और टेररिस्ट अटैक भी कर रहा होता है, तो भी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम मानते हैं पैलेस्टाइन ठीक है, मिलने भी जाते हैं, पूरी मुलाकात भी होती है इंडियन डिप्लोमेट्स की, उनसे सारी बातें होती हैं। अब आप देखिए, मैंने लास्ट आपको बताया था 1950, यहां पर लिखा था मैंने 1950 में आखिरी हमारी बातचीत हुई कि हमने आपको एक देश घोषित कर दिया है। 1950 से लेके 1992 के बीच में कोई बातचीत नहीं होती, मतलब कई साल बीत जाते हैं। फाइनली तल अवीव में 1992 में एक इंडियन एम्बेसी खोली जाती है। तल अवीव क्या है? तल अवीव एक एक्टिंग कैपिटल है, मतलब वो एक्चुअल में कैपिटल नहीं है, बट वो कैपिटल की तरह काम करती है। जो असली कैपिटल है वो है जेरूसलम, पर जेरूसलम एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये हमारे काम का नहीं है, बस याद रखिए डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए जो इंडिया की एम्बेसी है या दुनिया की एम्बेसी है वो तल अवीव में है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आता है। पर 1992 में ऐसा क्या हो गया कि इंडिया को जरूरत पड़ गई अपने रिलेशनशिप बनाने की। देखिए, 1992 के टाइम पर यूएसएसआर ब्रेकडाउन हो गया था छोटे छोटे देशों में, तो अब दुनिया में सिर्फ एक ही पावर बची थी, वो थी यूएसए, और जो यूएसए था वो क्लोज अलाय था इजराइल का,
और यूएस से पाकिस्तान का भी क्लोज रहा था। तो अब एक ही तरीका है कि दोस्त को दोस्त बना लो, तो जो तीसरा बंदा है वो भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा धीरे धीरे। तो इस चक्कर में हमने इजराइल से दोस्ती करनी शुरू की अपने मतलब के लिए। अब यहां से कहानी और आगे बढ़ती है। एक टाइम आता है अटल बिहारी वाजपेयी टाइम का। अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमने पोखरण 2 टेस्ट किया था, जिसमें हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। उसमें दुनिया ने हमारा विरोध किया, बट 3 देशों ने नहीं किया, इजराइल, रशिया, फ्रांस। तो वहां पर इजराइल हमारा सपोर्ट कर रहा था, अच्छा लग रहा था हमें, ठीक है भाई इजराइल हमारी मदद कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ, 1999 में कारगिल की वॉर हो गई थी। वहां पर जो यूएसए है वो तो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा था लगातार, बट इंडिया को सप्लाई करने के लिए कोई नहीं था। वहां पर रशिया तो ब्रेक डाउन हो चुका था, अभी रशिया को अभी अस्तित्व में आने में समय लगेगा, तो अब हमें हथियार भेजे कौन। तब वहां पर एक बड़ा नाम आया, इजराइल। इजराइल ने कहा हम भेजेंगे। यूएसए ने उनसे कहा कि नहीं, तुम हथियार मत भेजो या उसको डिले कर दो। बट इजराइल ने क्या किया, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और लेजर गाइडेड मिसाइल्स भेजी आईएफए को, मतलब इंडियन एयरफोर्स को, जो कि उन्होंने मिराज 2000 में लगाई। और वो एक गेम चेंजर बना कारगिल की लड़ाई में। कारगिल की लड़ाई में आपने 2 बातें सुनेंगी, एक तो बोफोर्स गन और एयरफोर्स। इन दोनों की वजह से हम कारगिल की लड़ाई जीत गए। ठीक है, यहां तक बात हमें समझ में आती है। इसके बावजूद भी इजराइल हमारी लगातार मदद करता रहा। फल्कुन अवेकस एक रडार है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो यहां पर ये लगा होता है, और ये उस टाइम सिर्फ इजराइल ही हमें प्रोवाइड कर सकता था। रशिया उस हालत में नहीं था और यूएसए हमारी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो पाकिस्तान पे अलायद, मतलब कुछ एक तरफ शिफ्ट था। ठीक है, इजराइल और भी मदद करता रहा। बैरक 8 मिसाइल्स को डेवलप करने में मदद करता रहा इंडिया की, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है एक। यहां तक बात समझ में आ रही है। पर यहां से और आगे बढ़ते हैं तो कहानी आती है, अब जो इजराइल के लीडर हैं वो भी इंडिया को विजिट कर रहा है। जैसे वेजमान 1997 में आए, वो प्रेसिडेंट थे इजराइल के। उसके बाद शेरॉन 2003 में आए, वो प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के। ये लोग विजिट कर रहे हैं और रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया से। ठीक, पर दूसरी तरफ इंडिया क्या कर रहा है, पैलेस्टाइन को ही सपोर्ट कर रहा है कि पैलेस्टाइन बनना चाहिए, पैलेस्टाइन देश बनना चाहिए, कि वेस्ट बैंक जो है और जो गाजा स्ट्रिप है उसको दोनों को मिलाकर पैलेस्टाइन देश बनना चाहिए। इस बात पे इंडिया सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली 2003 में इंडिया वोट करता है पैलेस्टाइन के सपोर्ट में। आप सोच के देखिए, 2003 में ही जो शेरॉन थे वो प्राइम मिनिस्टर आए थे, और वो क्या चाह रहे थे कि इंडिया से कहीं ना कहीं रिश्ते बने, और पैलेस्टाइन से कोई भी इंडिया नहीं आ रहा था, बट हम फिर भी वोट कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड जनरल असेंबली 2015 में हमने पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़े हुए कि उनका फ्लैग लहराना चाहिए। उसके बाद हमने एक और बार वोट किया कि यूनेस्को में फुल मेंबर होना चाहिए पैलेस्टाइन। जैसे मैंने पहले बताया कि पीएलओ जो था उसको भी सपोर्ट कर रहे थे, और इनफैक्ट हमने ये तक कह दिया था जो पैलेस्टाइन है ना वो एक देश है, जबकि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया था, हमने उसे देश डिक्लेयर कर दिया। अब सोच के देखो, जम्मू एंड कश्मीर को कोई देश डिक्लेयर कर दे तो आपको कितना ऑफेंडेड लगेगा। बट इजराइल यहां पर ऑफेंडेड फिर भी नहीं हुआ। इजराइल फिर भी हमें प्यार करता रहा, पता नहीं क्यों। अब बड़ी मुसीबत है कि भाई एक देश है जिसको आप लताड़ते जा रहे हो, उसे इग्नोर कर रहे हो, और तुम्हें प्यार कर रहा है। यार ये तो ऐसा लग रहा है कॉलेज और स्कूल टाइम में जो लड़के नहीं होते कुछ, वो एक लड़की के पीछे पड़े ही रहते हैं कि हाँ कहीं ना कभी तो हाँ करेगी, और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कल पता नहीं तुम्हारी भाभी बन जाए, बट हाँ लगे रहते हैं कि शायद कभी ना कभी हाँ करे। वो वाला सीन बन गया। अब सीन क्या होता है, सडनली इंडिया सपोर्ट करना शुरू कर देता है इजराइल को कि कोई बात नहीं, आज तक जो हुआ हम उसे भूल जाते हैं, आज के बाद हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और पहला सपोर्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल दिखता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। उसमें जो इंडिया होता है इजराइल के फेवर में वोट करता है कि जो पैलेस्टाइन है उसकी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है शहीद, तो उसके खिलाफ वोट करता है कि उसको एक ऑब्जर्वर का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में। और यहां से दोनों देश के रिश्ते बनने और तेजी से शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, ब्लू फ्लैग नाम होता है इजराइल के साथ। उसके बाद हम डिफेंस इक्विपमेंट का जो हमारा रेट ऑफ परचेज है वो भी बढ़ जाता है हमारा। देखिए यहाँ पर 6.7 था और यहाँ पर 8.48 हो जाता है। इसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं
वो 2017 में विजिट करने जाते हैं इजराइल में। कमाल की बात है, सब कुछ एकदम से तेजी से हो रहा है। मतलब हमने आज तक कई डिकेड्स तक हमने बात तक नहीं की इजराइल से, और आज की तारीख में इतनी क्लोज रिलेशन, ऐसा क्यों? इसका रीजन था ये न्यूज। एक न्यूज आती है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के अब रिलेशनशिप शुरू हो रहे हैं, खुल रहे हैं, मिल रहे हैं, दोनों दोस्त बन रहे हैं। अब यहां पर एक बात ट्विस्टिंग आ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सऊदी अरेबिया का एक दुश्मन है, वो है ईरान, और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था। तो जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी है कि आगे जो ये अरब नेशन है, ईरान जो उसका दुश्मन बना बैठा है, या कतर, उनके साथ और भी रिलेशनशिप बनाए रखें। अब जब दुश्मन बन गए हैं तो कुछ नए दोस्त भी बनाने पड़ेंगे सऊदी अरेबिया को। तो उनका नया दोस्त जो समझ में आया वो आया इजराइल। क्यों? क्योंकि जो इजराइल था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था, टेक्नोलॉजी वाइज, आर्मी वाइज, और बहुत ही डेवलप था। और मोस्ट ऑफ द अरब नेशन बहुत ही गरीब थे, जैसे सीरिया, वहां पर सिविल वॉर चल रही थी, इजिप्ट, वहां पर भी प्रॉब्लम थी, जॉर्डन, वहां पर भी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत गरीबी चल रही थी, बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे थे। और कहीं ना कहीं दुनिया के नक्शे में जो इजराइल था वो एक स्टार्टअप नेशन के तौर पे आने लगा, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऐसे उभर के आने लगा, और इजराइल की टेक्नोलॉजी दुनिया में रूल करने लगी। समझ में आया हमें। और कहीं ना कहीं हमें इस बात की क्लियरिटी थी कि आज तक पैलेस्टाइन जो था वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग रोल का काम था, क्योंकि अगर अरब नेशन नाराज हो जाएंगे तो हमें ऑयल नहीं मिलेगा, या अगर अरब नेशन पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइन हो गए तो हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। सिर्फ ये दो रीजन थे। अब जब अरब वर्ल्ड का लीडर सऊदी अरेबिया, जो गल्फ कंट्री में लीडर बना बैठा है, वो ही इजराइल से दोस्ती कर रहा है, तो हमारे लिए तो बढ़िया फायदे की बात है कि अब हम सीधे के सीधे इजराइल से अपने रिश्ते खोल सकते हैं। और इजराइल हमारी बहुत चीजों में मदद कर सकता है, क्योंकि वो एडवांस वेपन बनाता है, उसके साथ उसकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके पास बहुत सारा डाटा होता है इस्लामिक वर्ल्ड का, तो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है, तो उससे हम अपनी सिक्योरिटी बना सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में इजराइल एक लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, रशिया जितना पावरफुल है साइबर सिक्योरिटी में। इरिगेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि 2024 तक हमें जो फार्मर की इनकम है वो डबल करनी है। वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अभी आपने इसी साल देखा होगा 2019 में ही हमारे कई स्टेट्स में फ्लड आए, तो वो वाटर हम कैसे यूज कर सकते हैं। कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, जहां पर टेररिज्म बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अगर आप जेरूसलम देखें तो वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है वहां पर, जबकि वेस्ट बैंक से कहीं ना कहीं टेररिज्म आता रहता है, बट फिर भी वहां पर एकदम पीस है और वहां पर डेवलपमेंट बहुत तेज से हो रहा है। तो कैसे काउंटर टेररिज्म करा जा रहा है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें हमें सीखनी थी इजराइल से, तो हमारे लिए रिलेशनशिप बनाने बहुत जरूरी हो गए। इसके बाद हमारा जो ट्रेड था वो 67 बिलियन का था 1998 में, एकदम से जंप हो गई 2004 में 2.1 बिलियन, बट यहां से और जंप हो गई 4.6 बिलियन। और अब जब 2017 में मोदी जी गए तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ साल में वो 5 से 10 बिलियन हो जाएगा, और कुछ सालों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लेंगे, जिससे हमारा ट्रेड और तेजी से बढ़ेगा। पर इजराइल का बेनिफिट क्यों है? क्यों इतने साल तक वो वन साइड लव करता रहा? क्यों एक ऐसा आशिक बना रहा जो स्कूल कॉलेज में होता है कि भाई लड़की मिले ना मिले तुम प्यार करते चलो, क्या पता शायद किसी दिन बन जाए, किसी दिन तुम्हारी उससे शादी हो जाए, इस बात के ख्वाब वो देखता रहा। इसका रीजन था कि जो अगर आप इस 2019 के अवार्ड्स देखें जो मोदी जी को मिले हैं, तो वो किससे मिले हैं? वो जो इस्लामिक नेशन है उनसे मिले हैं, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, यूनाइटेड अरब अमेरिक्स, मालदीव, बहरान। तो जब इन देशों से उनको हाईएस्ट सिटीजन का अवार्ड मिला है, तो इनसे इजराइल के रिलेशनशिप बनाने आसान हो जाएंगे अगर एक बार इंडिया दोस्त बन जाए। ये रीजन है बहुत बड़ा। दूसरा रीजन ये है कि साउथ ईस्ट एशिया में, दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो साउथ एशिया रीजन है वहां पर इंडिया एक लीडर बन के खड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरा रीजन ये है कि जो इंडिया है उसको इनिशियली, अभी एक न्यूज में आया भी था कि 50 साल बाद
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में इंडिया को इनवाइट किया गया है। और कहीं ना कहीं जो इजराइल है उसको 30 नेशन आज भी एक नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो जब इंडिया जैसा देश जिसके इस्लामिक देश से इतने अच्छे संबंध बनते जा रहे हैं, उसकी एक बाउंडेशन बनेगी, एक बॉन्ड बनेगी, तो उसको भी बहुत फायदा होगा, दुनिया उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगी। लास्ट एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इजराइल को इंडिया की पॉपुलेशन एक मार्केट दिख रही है। हमें एक पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या दिखती है, बट 135 करोड़ बहुत बड़ा मार्केट होता है। सपोज करो राखी है और चाइनीज राखी जो आती हैं उनको हम खरीदे ना, तो चाइना का मार्केट ना उस एक हफ्ते के लिए बिल्कुल का बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है हम 135 करोड़ की आबादी में। अगर आप इजराइल को देखो तो इजराइल आज की तारीख में एक स्टार्टअप कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया, वहां पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन खोल रही है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और भी कई कंपनियां। तो उनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं है कि रिसर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें वो और उसकी कंजम्पशन से उसकी इनकम बने। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उस रिसर्च से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, उसको ऐसे देशों में बेचो जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो। तो पॉपुलेशन है इंडिया में 135 करोड़ की पॉपुलेशन, और यहाँ पर हर दूसरे घंटे में कम से कम 5 मोबाइल यूजर और जुड़ जाते हैं। तो ये तो कमाल की बात होती है कि अगर 135 करोड़ की आबादी का मार्केट आप किसी तरह से रीच कर लो। अब एक बात और न्यूज में आती है। न्यूज में क्या आती है कि इजराइल अपने रिलेशनशिप पाकिस्तान से भी बना रहा है। क्यों बना रहा है पाकिस्तान से? वो तो इकोनॉमिकली बहुत पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है नहीं, मार्केट वहां पर कुछ है नहीं, आबादी कुछ है नहीं, बिजनेस के लिए बहुत ही घटिया है, बिजनेस की पॉलिसी जो है पाकिस्तान की निहायत ही घटिया है। इनफैक्ट वहां पर $1 जो रुपये का रेट है वो बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस हो रखा है। जो हाफिज सईद है वो पैलेस्टीन के जो लीडर है वो उनसे मिल रहा है। तो क्या क्या फायदा है? अगेन वही रीजन, इस्लामिक कंट्री है वो। तो अगर इस्लामिक कंट्री से उसके संबंध बनेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी, जैसे मलेशिया है, उन जैसे कंट्रियों से उसके रिश्ते और बेहतर होंगे और उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। अब यहाँ पर पूरी कहानी में आपको एक बात समझ में आ जाएगी। एक बड़े ही वाइज आदमी थे, विंस्टन चर्चिल, जो कि पीएम रह चुके हैं यूके के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। वो कहते हैं, वी हैव नो लास्टिंग फ्रेंड्स, नो लास्टिंग एनिमीज, ओनली लास्टिंग इंटरेस्ट। इजराइल जो आज अपने रिश्ते बना रहा है हमसे, वो इसलिए है क्योंकि उसके इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं, और इंडिया भी इसलिए अपने रिश्ते बना रहा है क्योंकि उसके इंटरेस्ट जो है वो पूरे हो रहे हैं। अगर इंटरेस्ट एक दिन गायब हो जाए तो दोनों देश फिर से एक अजनबी देश बन जाएंगे। तो इंडिया को हमेशा इस बात पर ध्यान रखनी चाहिए। और अगर इजराइल जैसे देश जो टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ऊपर बढ़ रहा है और दुनिया उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम डेवलपमेंट को मेन एजेंडा बना के चलें तो दुनिया हमारे कदम चूमेगी, हमें दुनिया के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो #वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पग।